हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास के अंदर बेटा अपन डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। बेटा अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था बेटा स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके अंदर अपने बेसिक इंफॉर्मेशन देख ली थी, उसके बाद में कुलम्ब्स लॉ देख लिया था। कुलम्ब्स लॉ के बाद में बेटा अपन ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये भी अपन ने देखा था कि किसी भी क्यू आवेश के कारण, किसी भी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका मान क्या आता है, वो फॉर्मूला आता है KQ अपॉन R स्क्वायर। KQ अपॉन R स्क्वायर वैल्यू बनी थी। और उसके बाद में अपन ने देखा था बहुआवेश निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर अपन ने एक बात डिस्कस की थी कि जब बहुआवेश निकाय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है तो सभी आवेशों के द्वारा जो भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उन सबका क्या किया जाता है, सदिश योग किया जाता है, वेक्टर सम किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, सदिश भौतिक राशि, इसलिए सदिश योग किया जाता है। अगर ये अदिश भौतिक राशि होती तो उसका करते बीजगणितीय योग, पर सदिश भौतिक राशि है तो सदिश योग किया। क्लियर? आज अपन बात करने वाले हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर सबसे पहली बात अगर की जाए तो ये कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो इमेजिनरी लाइंस होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है बेटा। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं जो होती है वो काल्पनिक बल रेखाएं होती है जो वैद्युत क्षेत्र में किसी एक धनावेश के पथ को प्रदर्शित करती है, जो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक धनावेश के पथ को प्रदर्शित करती है। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट शॉर्ट के अंदर लिख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो इमेजिनरी लाइंस होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है जो वैद्युत क्षेत्र के अंदर पॉजिटिव धनावेश के पथ को प्रदर्शित करती है। पॉजिटिव धनावेश के पथ को कह दो या एकांक धनावेश के पथ को प्रदर्शित करती है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरे पॉइंट की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी और इनफाइनाइट तक जाएगी। और अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज सिस्टम है तो उस केस में इनफाइनाइट से स्टार्ट होगी और नेगेटिव पर खत्म होगी। और अगर आपके पास ड्यूअल चार्ज सिस्टम है, उसमें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो उस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, वैद्युत बल रेखाएं जो होगी वो धनावेश से शुरू होगी और ऋणावेश पे खत्म होगी बेटा। जैसे देखना, ये अगर सिंपल सा आपके पास में कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उस सिचुएशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगी वो इनफाइनाइट तक शिफ्ट होगी, इनफाइनाइट तक। ये क्लियर? दूसरा जो है, अगर सपोज आपके पास नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, तो उस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो इनफाइनाइट से शुरू होगी और नेगेटिव पर जो है वो खत्म होगी, ऐसे ये इनफाइनाइट टू नेगेटिव। और अगर ड्यूअल चार्ज सिस्टम में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आपके पास में, ड्यूअल में भी अगर ऑपोजिट चार्ज है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगी वो धनावेश से शुरू होगी और ऋणावेश पे खत्म होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इस प्रकार से होगी। ये क्लियर? तो सीधी सीधी बात है, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से शुरू होती है अनंत तक जाती है, या फिर वैद्युत बल रेखाएं अनंत से शुरू होती है ऋणावेश पर आती है। अगर द्विआवेश निकाय है जहां पर ऑपोजिट नेचर के चार्ज प्रोड्यूस हो रहे हैं या ऑपोजिट चार्ज, जिसमें ऑपोजिट चार्ज है बेटा, तो उस केस में धनावेश से शुरू होगी और ऋणावेश पे खत्म होगी। क्लियर? तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर। नेक्स्ट अगर तीसरे पॉइंट की बात करें, तीसरे पॉइंट में अपन सिंपल सा कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो धनावेश के पथ को तो दर्शाती है, उसके अलावा अगर उस पथ के किसी बिंदु पर टेंजेंट ड्रॉ कर लिया जाए, स्पर्श रेखा बना दी जाए, तो वो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। जैसे आपके पास अगर बात की जाए, थर्ड पॉइंट ले, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वैद्युत क्षेत्र रेखा है, और यहां पर अगर आपने कोई बिंदु ले लिया या फिर यहां पे ले लिया या फिर यहां पे ले लिया, तो इस बिंदु पे जो टेंजेंट बनाया जाएगा, जो स्पर्श रेखा बनाई जाएगी, ये स्पर्श रेखा इधर, ये, या फिर यहां देगा तो स्पर्श रेखा इधर और यहां देगा तो स्पर्श रेखा इधर, तो ये जो होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताते हैं इस पॉइंट के लिए। ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस पर इधर है और इस पर इधर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है।
तो यहाँ पर ये कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इट मींस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूस रूप से चेंज हो रही है। इधर डायरेक्शन इधर थी, फिर और डाउन हुई, फिर और डाउन हुई, और इस प्रकार से चेंज होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर, वैद्युत क्षेत्र रेखा के ऊपर किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताती है बेटा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। क्लियर? ये हुआ आपका तीसरा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है, वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, विच्छेदित नहीं करती है, एक दूसरे को काटती नहीं है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। अब क्यों नहीं काटती है, क्यों नहीं काटती? अगर इसके बारे में देखें तो सिंपल सा, अगर एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये, और इंटरसेक्ट पॉइंट जो है ये इंटरसेक्ट पॉइंट है, तो इस बिंदु की बात की जाए तो इस बिंदु पर इस एक्सिस के अलोंग या इस फील्ड लाइन के अकॉर्डिंग, इस बल रेखा के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होनी चाहिए ये वाली, इस बल रेखा के अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए ये वाली। अब एक पॉइंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड के दो मान है, दो डायरेक्शन है जो पॉसिबल नहीं होती है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो कभी भी परस्पर एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के दो मान मिलते हैं जो कि संभव नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो कभी भी चालक के भीतर प्रवेश नहीं करती है बेटा, चालक के भीतर प्रवेश नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो कभी भी मेटल को पेनिट्रेट नहीं करती, उसको विभेदित नहीं करती, उसको भेद कर इसके अंदर नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती? उसका सिंपल सा रीजन होता है, मेटल जो भी होता है, धातु जो भी होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जीरो होता है। धातु के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है ड्यू टू चार्ज, धातुओं को आवेशित करने के पश्चात उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो होती है। क्यों? क्योंकि आवेश जो होता है वो यूनिफॉर्मली उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट रहता है बेटा। क्या इसका मतलब हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है? हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जीरो होता है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस देके बेटा, विभवांतर देके चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। पर अगर आवेशन के कारण क्या है कि किसी भी चालक को आवेशित किया गया है तो उस सिचुएशन के अंदर उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी रहती है? जीरो। इसीलिए वैद्युत बल रेखाएं जो होती है वो कभी भी धातु में या मेटल्स में प्रवेश नहीं करती है, मेटल में प्रवेश नहीं करती, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है। क्यों जीरो होती है? क्योंकि अंदर टोटल चार्ज जीरो होता है, कुल चार्ज जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो हमेशा चालक सतह के मेटल सरफेस के लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं हमेशा चालक सतह के लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। और परपेंडिकुलर क्यों होती है उसका भी रीजन समझना। मेटल सरफेस जो होती है बेटा, मेटल सरफेस वो हमेशा इक्विपोटेंशियल होती है बेटा, समविभीय पृष्ठ होती है। मेटल सरफेस जो होती है वो क्या होती है? इक्विपोटेंशियल, समविभीय पृष्ठ होता है। और ध्यान रखना, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही परपेंडिकुलर होते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 का बनता है। क्लियर? तो ध्यान रखना, मेटल्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो हमेशा धात्विक सतह के लंबवत होती है, लंबवत होती है बेटा। क्यों होती है? क्योंकि धातु सतह जो होती है वो समविभीय पृष्ठ होती है। धातु सतह जो होगी वो कैसी होगी? समविभीय पृष्ठ होगी। जैसे आपने एक मेटेलिक स्फीयर ले लिया और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर लिया, रख दिया बेटा, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी वो सरफेस के परपेंडिकुलर आएगी बेटा, ये इस प्रकार से कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो, तो फील्ड लाइंस भी क्या होगी? जीरो। कि अगर कोई फील्ड लाइन ऐसे आ रही है तो बेटा यहां पर आके ये ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगी, ऐसे आई तो भी परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर आएगी और परपेंडिकुलर ही बाहर निकलेगी बेटा, यहां से ऐसे यूं, ये। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा चालक सतह के लंबवत होती है। क्यों होती है? क्योंकि चालक सतह जो होता है वो समविभीय पृष्ठ होता है। दूसरी बात, चालक के भीतर मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। इसके कारण कभी भी यहाँ पर फील्ड लाइंस नहीं होती है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती है। अब ये वैल्यू जीरो क्यों होती है? क्योंकि टोटल चार्ज की वैल्यू जीरो होती है, टोटल चार्ज की वैल्यू जीरो होती है। क्लियर? देन नेक्स्ट जो अपने पास एक इसका और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो प्रॉपर्टी है वो सिंपल सी, सघन वैद्युत बल रेखाएं जो होती है, डेंसर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो प्रबल वैद्युत क्षेत्र को दर्शाती है, और विरल
वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है, विरल वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो दुर्बल वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। सर कैसे? तो वो देखें, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये यहां पर, तो इस सिचुएशन में देखा जाए तो यहाँ फील्ड डेंसिटी सबसे हैवी है, ये ए पॉइंट लेट कर लिया, ये मैंने बी पॉइंट लेट कर लिया और ये मैंने सी पॉइंट लेट कर लिया। ये तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो सबसे हैवी होगी ए पॉइंट पर, उससे लेस होगी बी पॉइंट पर, सबसे लेस होगी सी पर। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी बढ़ेगी तो वैल्यू भी बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी कम होगी, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं विरल होगी, दूर दूर होगी, तो उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? घटेगा। क्या सर कैसे? तो आप ऐसे भी समझ सकते हो क्या, जैसे आपने पॉइंट चार्ज की बात की, या सर पॉइंट चार्ज की बात की, ये क्यों? अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई जाए तो ये अब यहां कोई भी एक नियर बिंदु लिया, एक दूर लिया, तो उस केस में अपन को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, अगर ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, तो नो डाउट ई ए इज ग्रेटर देन ई बी। वाई? क्योंकि यहां से जो डिस्टेंस है आर ए इज लेस देन आर बी। ये क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है E इज इक्वल टू वो 1/r² के प्रोपोर्शनल होती है, 1/r² के प्रोपोर्शनल होती है। R की वैल्यू बढ़ेगी, E की वैल्यू घटेगी, तो R की वैल्यू बढ़ेगी, E की वैल्यू घटेगी। और यहां पर देखा जाए तो ये फील्ड लाइंस होती है बल रेखा, ये पास पास है और ये दूर दूर है, ये दूर। तो दो बल रेखाओं के बीच की दूरी जो है, सब दूरी जो है वो जितनी ज्यादा बढ़ेगी बेटा, उतनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? कम होगा। और जितनी बल रेखाएं पास पास होगी, सघन होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उतना ही अधिक होगा। क्लियर? चले आगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करते हैं, तो उस फील्ड लाइंस को देखकर अपन कैसे पता लगाएंगे कि वो फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है? तो उसके बारे में भी देखें। अभी जो वैद्युत क्षेत्र रेखा का प्रदर्शन है वो सामान्यतः अपन इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे अपन ने सिंपल सा ये सिचुएशन ले लिया जो अभी अपन ने ड्रॉ किया था ये, या फिर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे भी शो कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी शो कर सकते हो ये, और या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। तो अगर इन सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखा जाए तो देखकर आप कह सकते हो क्या कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र जो है E वेक्टर इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। इट मींस ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड से शो कर रही है वो असमरूप वैद्युत क्षेत्र है, असमरूप वैद्युत क्षेत्र। और यहां पर भी एक बड़ी बात, यहां पर जो है वैद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा दोनों ही हर बिंदु के लिए चेंज है बेटा। इस पूरे के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और वैल्यू, मैग्नीट्यूड दोनों ही हर बिंदु के लिए अलग 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 होगी, असमरूप वैद्युत क्षेत्र। इसकी बात करें तो यहां पर भी बेटा हर पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिफरेंट है। हाँ, ये दूरियां सेम है तो नो डाउट इसका परिमाण समान है, परिमाण समान है पर दिशा हर बिंदु के लिए क्या है? अलग अलग है। तो ये भी जो है वो असमरूप वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। परिमाण और दिशा, परिमाण कांस्टेंट है, दिशा बदल रही है, परिमाण कांस्टेंट है, दिशा बदल रही है। इसको देखा जाए, ये डायरेक्शन जो है, दिशा समान है और परिमाण जो है नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, परिमाण चेंज होगा। ये डायरेक्शन सेम है पर तो ये भी कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। पर जब बात करें अपन इस डायग्राम की, इसके लिए बात करें तो यहाँ सेपरेशन डिस्टेंस भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो ये जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है, समरूप वैद्युत क्षेत्र को बताता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दूरी के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा है, ना तो मान परिवर्तित हो रहा है, ना ही दिशा परिवर्तित हो रही है, तो इसे कहते हैं समरूप वैद्युत क्षेत्र। तो समरूप वैद्युत क्षेत्र को जब भी प्रदर्शित करना हो आपको, तो समानांतर लाइन से बताओगे, और उन लाइंस की पैरेलल जो डिस्टेंस है बेटा वो भी सेम होनी चाहिए, क्योंकि पैरेलल तो ये भी है पर यहां पर ये डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, तो यहाँ पर परिमाण बदल रहा है, दिशा वही है। यहां पर देखा जाए तो डिस्टेंस सेम है पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, या दोनों ही चेंज हो रहे हैं। तो ये तीनों ही डायग्राम जो है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के, असमरूप वैद्युत क्षेत्र के, जबकि ये जो है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा, जहां पर पैरेलल होगी और सेपरेशन डिस्टेंस भी क्या होगी? समान होगी। तो इस प्रकार से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख के बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, समरूप है या असमरूप है। क्लियर?
चलते हैं आगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अभी बात की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, अब बात करने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, वैद्युत फ्लक्स की। तो बेटा वैद्युत फ्लक्स क्या होता है उसके बारे में बात करें तो जहां पर भी फ्लक्स का डिस्कशन होता है, फ्लक्स का डिस्कशन होता है, तो वह सिंपल सा मीनिंग आता है क्या, दिए गए क्षेत्रफल से गुजरने वाली फील्ड लाइंस की संख्या, दिए गए क्षेत्रफल से या पृष्ठ से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या जो होगी वो फ्लक्स कहलाएगा। फ्लक्स का मतलब दिए गए क्षेत्रफल से, दिए गए पृष्ठ से गुजरने वाली फील्ड लाइंस की संख्या। बेटा मुझे बात करनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, वैद्युत फ्लक्स की, तो यहां सिंपल सी बात कहूंगा कि अगर मेरे पास कोई पृष्ठ है, कोई सरफेस है ये, और इस पृष्ठ में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी बेटा, ये जितनी फील्ड लाइंस इसमें से पास होगी वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और इसमें रख लिया अपन ने, कोई पृष्ठ रख दिया, कोई सरफेस रख दिया, इसमें से जितनी लाइन पास होगी वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। इट मींस इस डायग्राम को देख कर कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो है बेटा 3 यूनिट, 3 इकाई। ये तो थ्योरेटिकल के अंदर अगर अपन को सिंपल सा बताना हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो सिंपल सा बोल सकते हो क्या, वैद्युत क्षेत्र के भीतर या वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखे गए किसी पृष्ठ में से, वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखे गए किसी पृष्ठ में से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। अब बात करें कि इसकी मैथमेटिकल वैल्यू क्या होती है, गणितीय रूप क्या होता है, तो वो समझना बेटा। तो गणितीय रूप की बात करें तो जैसे अपन ने क्या किया, कोई भी एक सरफेस लिया, पृष्ठ लिया, सपोज ये मैंने कोई पृष्ठ लिया ये, और इस पृष्ठ में, इस पृष्ठ से जो फील्ड लाइन गुजर रही है वो सपोज इस प्रकार से गुजर रही है ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, और पृष्ठ जो है वो कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है, इंक्लाइन रखा हुआ है, तिरछा रखा हुआ है। अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात करना है वो अगर किसी अल्पांश के लिए बात करूं तो यहां मुझे एक क्षेत्रफल अल्पांश लेना होगा, पूरा क्षेत्रफल ना लेके, इस पूरे पृष्ठ से ज्ञात ना करके एक अल्पांश का ज्ञात करें। तो मैंने एक छोटा सा अल्पांश लिया, ये इसका जो एरिया वेक्टर होगा, क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा इधर, ये डी ए वेक्टर। ध्यान रखना क्षेत्रफल एक सदिश भौतिक राशि है बेटा, अल्प क्षेत्रफल जो होता है वो एक सदिश भौतिक राशि है। तो ये क्षेत्रफल सदिश लेटा, ये क्षेत्रफल, ये अल्पांश लिया आपने डीए, और क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है, तल के लंबवत होता है। जैसे आपने अल्पांश ये लिया तो इसके लंबवत इधर आएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो और ये एंगल जो है आपका थीटा है ये। तो इस अल्पांश से संबंधित जो फ्लक्स आएगा, अल्पांश से संबंधित जो फ्लक्स आएगा डी फाई इज इक्वल टू वो आएगा ई वेक्टर डॉट डीए, या फिर डॉट प्रोडक्ट है बेटा तो डॉट प्रोडक्ट को लिखा जाता है ई डीए कॉस थीटा, ई डीए कॉस थीटा। ये तो गणितीय रूप के अंदर आप सिंपल सा कह सकते हो कि किसी भी पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स का जो मान होता है, वैद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो वैद्युत क्षेत्र सदिश, वैद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश, वैद्युत क्षेत्र सदिश व क्षेत्रफल सदिश के बिंदु गुणनफल या अदिश गुणनफल के तुल्य होता है। सिंपल सा वापस सुनना बेटा, क्या वैद्युत फ्लक्स का गणितीय मान जो है, मैथमेटिकल वैल्यू जो है, वो दिए गए वैद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल के तुल्य होता है। तो आप लिख सकते हो डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर या ई डीए कॉस थीटा। जाइए जो थीटा है, थीटा वो ई वेक्टर और डीए वेक्टर के बिटवीन कौन होगा बेटा, ये डीए वेक्टर, ये ई वेक्टर, इन दोनों के बीच का कौन माना जाएगा। क्लियर? अब ये तो बात हुई अल्पांश के, नहीं सर हमें तो पूरा निकालना है। अब पूरे के कारण निकालना तो इसका करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, समाकलन करना पड़ेगा, और समाकलन जब डी फाई का इंटीग्रेशन होगा तो वो हो जाएगा फाई, और इसका इंटीग्रेशन लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, ये, या फिर इसी को लिख सकते हो इंटीग्रेशन ई डीए कॉस थीटा। क्लियर? चले आगे। नेक्स्ट अगर यहां पर देखें तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल हो रहा है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल हो रहा है। इट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो अदिश भौतिक राशि है बेटा, स्केलर अदिश भौतिक राशि। पहली बात करें इसके यूनिट की, मात्रक की,
तो मात्रक में सिंपल सा इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट अपन को पता है, क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम F/Q लिखा था, तो उसके अकॉर्डिंग इसका न्यूटन पर कूलम हो गया, ये क्षेत्रफल आ गया, तो क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, आप ऐसे लिख सकते हो। या फिर आपको याद हो E को लिखा था dV/dr, E इक्वल टू लिखा था dV/dr, वो भी माइनस का, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी यूनिट बनी थी वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, और ये है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल होगा, तो ये वोल्ट इंटू मीटर भी लिख सकते हो, वोल्ट इंटू मीटर भी लिखा जा सकता है, क्लियर। या फिर आपने कूलम को लिखा था एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड, तो उसके अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो। तो मेजर फॉर्मूला आपके पास, मेजर मात्रक आपके पास में है, बाकी इसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। बात करें डायमेंशन की, विमा की, तो फोर्स के लिए जो है डायमेंशन M1 L1 T-2, ये L2, और चार्ज के लिए होता है A1 T1, कूलम के लिए A1 T1, सिंपलाइज करके लिखोगे तो आ जाएगा आपके पास M1 L3 T-3 ऊपर चला जाएगा, और A-1, ये बन जाएगी इसकी डायमेंशन। रट्टा नहीं मारना है, ये चीजें जो है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपने आप याद हो जाती है, अपने आप बन जाती है बेटा, क्लियर। चले आगे, देन नेक्स्ट। तो अपने पास जो फ्लक्स का फॉर्मूला आया वो अपने लिखा फाई इज इक्वल्स टू E वेक्टर डॉट A वेक्टर या फिर EA cos थीटा, ये ठीक है। आप इसका इंटीग्रल फॉर्म भी बना सकते हो, अगर E वेरिएबल है तो अलग अलग कंडीशन बना सकते हो, पर मैंने E वेक्टर और A वेक्टर डायरेक्ट लिखते हुए इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पर 3 जनरल कंडीशंस अपन डिस्कस कर सकते हैं, 3 सिचुएशन, जैसे अपने पास थीटा की वैल्यू जो है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, थीटा 0 डिग्री हो, थीटा 0 होने का मतलब है E वेक्टर और A वेक्टर बोथ आर पैरेलल बेटा, बोथ आर पैरेलल, ये E वेक्टर इज पैरेलल टू A वेक्टर, दोनों ही पैरेलल होगा। अब पैरेलल कैसे होगा, तो सिचुएशन इस प्रकार से आनी चाहिए, ये पृष्ठ इस प्रकार से, इधर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पृष्ठ इस प्रकार से, तो एरिया वेक्टर जो आएगा इस पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की तरफ आएगा, ये A वेक्टर होगा। तो E वेक्टर इसी डायरेक्शन में हो, तो E वेक्टर इसी डायरेक्शन में हो, तो E भी इधर ही आना चाहिए, ये दोनों ही सेम सिचुएशन, दोनों ही सेम डायरेक्शन में। तो इस केस में जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी फाई इज इक्वल टू वो आएगा EA cos 0, और cos 0 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1, तो ये आपको मिलेगा EA। अब इसको देखकर बेटा कुछ डिस्कशन, आप कुछ चीजें आपको समझनी चाहिए। पहली बात तो इस कंडीशन में जो फ्लक्स है वो पॉजिटिव है, क्यों है? क्योंकि इस पृष्ठ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है बेटा, बाहर निकल रही है, इस पृष्ठ से बाहर की तरफ आ रही है, पॉजिटिव है, तो मतलब ये जो फ्लक्स है वो आउटगोइंग है, फाई आउट, बल रेखा है बाहर निकल रही है, पहली बात क्लियर, ठीक है। दूसरी बात, पृष्ठ का तल, ये तल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, पृष्ठ का तल लंबवत है किसके? E के, E सदिश इधर है, तल ऐसे है, तो दोनों ही क्या है? परपेंडिकुलर है बेटा, ध्यान रखना, ये दोनों पैरेलल है, पर पृष्ठ का तल की बात करूं तो वो E के साथ क्या होगा? लंबवत होगा। दूसरी कंडीशन ले, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90, इट मींस E वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू A वेक्टर, ये तो इस सिचुएशन में पृष्ठ लेना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से, ऐसे हॉरिजॉन्टल, जैसे एरिया वेक्टर आएगा वर्टिकली अपवर्ड इधर, ये एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ये, तो यह एंगल आ गया 90, यह आ गया 90, तो इस सिचुएशन में जो फाई आएगा उस फाई की वैल्यू बनेगी EA cos 90, और cos 90 होता है 0, तो फाई इज इक्वल टू आएगा 0। तो ध्यान रखना, अगर किसी भी पृष्ठ का तल और वैद्युत क्षेत्र समानांतर है तो उस केस में इलेक्ट्रिक की वैल्यू 0 आएगी। पृष्ठ का तल E वेक्टर के समानांतर, क्लियर। नेक्स्ट जो है थीटा इज इक्वल टू 180। अब 180 कैसे पॉसिबल है वो भी देखते हैं। E वेक्टर एंटी पैरेलल होगा किसके?
ए वेक्टर एंटी पैरेलल होगा कि कैसे, तो ध्यान देना इधर, ये पृष्ठ ई किधर है, ये रहा, ये ई उधर, एरिया वेक्टर किधर लेना है, इधर इधर, ये कैसे लेंगे, तो ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, ऐसे पृष्ठ, ये पहले वाले केस में जो अपने डिस्कस किया था, पृष्ठ ये वाला लिया था, ये, तो यहां से फील्ड लाइन पास हो रही थी इधर इस तरफ, एरिया वेक्टर भी इस तरफ, तो थीटा आया था 0 डिग्री। अब जो सरफेस ले रहा हूं वो ये वाला ले रहा हूं, ये वाली पृष्ठ ले रहा हूं, तो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ आएगा, इट मींस एरिया वेक्टर इस तरफ है, तो यहां से जो फील्ड लाइन होगी वो एंटर करेगी, इन करेगी, अंदर आएगी, तो ये जो फ्लक्स होगा वो इनकमिंग फ्लक्स होगा, उसमें जो था वो आउटगोइंग फ्लक्स था, तो यहां जो फ्लक्स होगा वो फाई इन होगा, बेटा ध्यान होगा, फाई इन होगा, तो मैं लिखूंगा फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस 180 और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये आएगा फाई इज इक्वल्स टू माइनस ई ए, और इस फ्लक्स को बोलता है फाई इन, इनकमिंग फ्लक्स, इनकमिंग फ्लक्स। तो ध्यान रखना, सिंपल बातों में लिखा जाता है कि किसी भी पृष्ठ में आने वाला विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है, जाने वाला धनात्मक होता है, क्योंकि आने वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और ये पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश दोनों ही विपरीत होते हैं, 180 का केस होता है, और उस केस के अंदर बेटा नेगेटिव फ्लक्स बनता है। यही बात करूंगा आउटगोइंग के लिए, आउटगोइंग फ्लक्स भी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और क्षेत्रफल सदिश भी इधर, तो थीटा का मान 0 होता है और आउटगोइंग फ्लक्स होता है, तो उस केस में उसको लिखा जाता है फाई इक्वल्स टू ई ए, पॉजिटिव में होता है। तो आने वाला फ्लक्स नेगेटिव, जाने वाला पॉजिटिव, क्लियर। तो ये आज अपन ने देखा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, केवल थ्योरेटिकल पोर्शन देखे, इनकी परिभाषाएं देखी, ठीक है। इनके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो पूरा उसका अलग से वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर जो है सारे एग्जांपल्स अपन डिस्कस करेंगे बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय।